Hello friends, welcome back to another class of hematology. Today we will study the standard operating procedure for packed cell volume. आज हम समझेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, किस तरीके से आप मैनुअल पैक्ड सेल वॉल्यूम की टेस्टिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या इसका मटेरियल रिक्वायर्ड है, मेथड्स क्या क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है और ये टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे हम लोग माइक्रो मेथड और मैक्रो मेथड दोनों समझेंगे। देखिए, हर बार मैं आपके लिए दो मेथड लेके आता हूँ। उसका रीज़न क्या रहता है कि अगर एक लार्ज अमाउंट है, मान लीजिए सैंपल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास किस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ब्लड है, ज़्यादातर इन्फेंट के केस में होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग माइक्रो मेथड का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में हम इसके कुछ आंसर्स क्वेश्चंस भी करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज की कि पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है। तो आपका कोई भी एंटीकोगुलेटेड ब्लड आप लेंगे। एंटीकोगुलेटेड ब्लड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है, जैसे जो क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड में वो नहीं होनी चाहिए। और आप उसको जैसे ही पीसीवी ट्यूब में, एचसीटी ट्यूब जिसे बोलते हैं, आप उसमें डालेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको, तो एक स्पीड, सर्टन सेंट्रीफ्यूज स्पीड के बाद आप देखेंगे कि सेल्स की जो सेटलमेंट है, जैसे याद करिए ईएसआर में, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में क्या हो रहा था, जो आपके ब्लड सेल्स थे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की, मतलब ग्रेविटी प्रेशर पड़ने की वजह से 1 घंटे में जो सेटल हो रहा था वो हम लोग काउंट कर रहे थे। यहाँ क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। किसका फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूज का फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है, आपके सेल जो है वो प्रॉपरली पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पैक्ड होके जो वैल्यू आती है आपकी सेल की, वहाँ हम लोग प्लाज्मा देख रहे थे, मतलब जहाँ हमने जिस लेवल पे सैंपल फिल किया था और जहाँ तक उसका प्लाज्मा हमें शो कर रहा था, हम वो वैल्यू दे रहे थे। किसमें, ईएसआर में। कंफ्यूज नहीं होना है, ईएसआर और पीसीवी दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन कुछ विजुअलिटी जो है उसमें कंफ्यूजन आती है कि हमें देखना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, जो आरबीसी सेटल होके पैक्ड हुए हैं, जो डब्ल्यूबीसी सेटल होके पैक्ड हुए हैं, उसकी वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ सबसे पहले नॉर्मल रेंज की भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट एचसीटी जो है वो नॉर्मल ब्लड में रहता है। तो 37 से 47 जो है एचसीटी आपका मेल में नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, और आपका 42 से 52 जो है एचसीटी नॉर्मली ये आपका ये फीमेल में देखने को मिलेगा। बात करते हैं मेथड की। मेथड में हमारा सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो मैक्रो मेथड रहेगा पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए। पीसीवी को अदर नेम अगर मैं बोलूँ, एक इंट्रोडक्शन रहेगा कि पीसीवी का अदर नेम क्या है, तो हिमेटोसाइट्रिक वॉल्यूम। ठीक है, HCT जिसको हम बोलते हैं, हिमेटोसाइटिक वॉल्यूम जो है, हम पीसीवी को अदर नेम से भी जानते हैं, यही नाम है। पीसीवी है पैक्ड सेल वॉल्यूम फुल फॉर्म में, और HCT होता है हिमेटोसाइट्रिक वॉल्यूम। तो आपका मैक्रो मेथड जो है हिमेटोसाइट्रिक का यानी पीसीवी का, वो जान लेते हैं। तो मैक्रो मेथड में क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपका एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे चाहिए। कितना अप्रॉक्सीमेटली की मैं बात करूँ तो 2 से 4 ml यहाँ रिक्वायर्ड हो सकता है। प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले एंटीकोगुलेंट जो ब्लड है वो जब आपका विंट्रोब ट्यूब, अब यहाँ देखिए ईएसआर जो आप लगा रहे थे वो 2 मेथड से लग रहा था, आपका विंट्रोब मेथड था और वेस्टर्न ग्रीन मेथड था। यहाँ पे विंट्रोब वाला जो ट्यूब है वही आपको यूज करना है। विंट्रोब ट्यूब में आप क्या करेंगे, सेल्स को प्रॉपरली फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट और निडल। यानी आप पास्चर पिपेट से भी फिल कर सकते हैं या साथ ही साथ में निडल की हेल्प से भी फिल कर सकते हैं, लॉन्ग निडल जो होती है। विंट्रोब ट्यूब में आप क्या करेंगे, 110 mm लेंथ की जो विंट्रोब ट्यूब होती है, डायामीटर होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डायामीटर। ये मैं स्टैंडर्ड विंट्रोब ट्यूब का बात बता रहा हूँ। 110 mm उसकी लेंथ है, 2.5 उसका डायामीटर होता है। आपको लोअर 100 mm तक ग्रेजुएटली क्या करना है, मार्क करके रखना है वहाँ पे, और 0 आपने बोथ देखना है उसका पीसीवी का कि ये प्रॉपर है या नहीं है। लॉन्ग निडल लेके उसको आपको फिल कर लेना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए आपको, स्टैंडर्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए जिसमें आप आरपीएम सेट कर सको, 1000, 2000, 3000, 4000, 1.5000। अगर डिजिटल है तो और अच्छी बात है। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.4 ml EDTA विद 2 ml ब्लड।
अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। ईडीटी आपने पाउडर लिया 0.4 ml या लिक्विड लिया 0.4 ml ईडीटी का विद 2 ml ब्लड, यानी आपका ईडीटीए में विद 2 ml ब्लड होना चाहिए। उसको आप फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और पास्चर पिपेट, किसमें, विंट्रोब ट्यूब में। विंट्रोब ट्यूब में फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से चेक करेंगे कि कोई एयर बबल तो नहीं है। यहाँ पे एयर बबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके ट्यूब में एयर बबल रह गया तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउन हो जाएगी, आप करेक्ट वैल्यू दे ही नहीं पाओगे। सेल क्या होगा, प्रेशर होने की वजह से सेटल जब फिक्स करेगा तो बबल्स जो है वो रिमूव होंगे, तो आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो वहां पे एयर बबल चेक करना है कि कोई एयर बबल तो नहीं है। उसके बाद 3000 आरपीएम पे 30 मिनट के लिए आप उसको क्या करोगे, आप उसको रेवोल्यूट कराओगे, सेंट्रीफ्यूज कराओगे। तो 3000 आरपीएम फॉर 30 मिनट्स जब आप वो सेंट्रीफ्यूज करा लोगे तो आपका जो परसेंटेज जो बन के निकलेगा मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे, तो नॉर्मल रेंज की जो परसेंटेज HCT की, देखो HCT हमेशा परसेंटेज में आता है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप परसेंटेज में दोगे। तो नॉर्मल मेल HCT वैल्यू जो होगी आपकी 40 से 50 के बीच में आनी चाहिए, और फीमेल जो है वो 35 से 38 के बीच में आपकी रहेगी। ये तो हो गया आपका मैक्रो मेथड से आपका PCV यानी HCT कैसे आपने फाइंड किया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपने विंट्रोब ट्यूब लिया, EDTA ब्लड सैंपल लिया, उसको प्रॉपर पूरा फिल किया, 30 मिनट्स के लिए 3000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज किया, जो आपके पैक्ड आरबीसी वैल्यू आई वो आपकी उस पर्टिकुलर सैंपल की वैल्यू हो गई। बात करें नॉर्मल रेंज की तो 40 से 50 के बीच में आपका मेल परसेंट में HCT, और फीमेल की बात करें तो 35 से 38 के बीच में रहेगा। अब आ जाते हैं माइक्रो मेथड के ऊपर कि माइक्रो मेथड में बेसिकली कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे माइक्रो मेथड में हमारा यूज होता है कैपिलरी ट्यूब। यहाँ रखिएगा, माइक्रो मेथड में यूज होता है हमारा कैपिलरी ट्यूब, और साथ ही साथ में एक PCV का स्टैंडर्ड स्पेसिफिक कार्ड आता है जो उस कैपिलरी ट्यूब में आप रख के देख सकते हो। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये सब फॉर एग्जांपल एक कार्ड है जिसमें क्या होगा, जिसमें आपकी इस तरीके से एक स्केल मार्किंग बनी होगी, ये ठीक है, ये आप देख पा रहे हो जैसे ये स्केल मार्किंग है ऐसे नीचे जाते वक्त की। तो यहाँ पे ऐसे लाइनिंग सी होती है और उसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखी रहती है कुछ कुछ, ठीक है, जो भी ये सर का। तो यहाँ पे हम जब ट्यूब रखते हैं, इस ट्यूब को जैसे रखोगे तो जहाँ ब्लड आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जाके इस लाइन को जो स्लांट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको देखते हैं। अच्छा, जो वैल्यू आई है उसके ऊपर वो हम वैल्यू दे देते हैं। बहुत सिंपल सा है, रीडिंग का कोई ऐसा टफ नहीं है, बट हाँ इसमें आपकी फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइक्रो मेथड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कम अमाउंट ऑफ ब्लड लगता है, माइक्रो अमाउंट ऑफ ब्लड ही लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब लेना है, उसमें 1 to 2 ड्रॉप आपने क्या करना है, फिल करना है। आप इसे फिंगर पंचर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप मैंने क्या किया, डायरेक्टली फिंगर प्रिक किया कैपिलरी ट्यूब में, पूरा अच्छे से उसको फिल कर लिया मार्किंग के साथ, और उसको फिर आपने एक तरफ से उसको क्या करना है, आपने सील कर देना है विद हेल्प ऑफ वैक्स। ठीक है, वैक्स से आप सील कर सकते हैं या आप उसमें जेल से फिक्स कर सकते हैं, कोई भी, मतलब जिससे वो प्रेशर पड़ने पे बाहर ना निकले, जो आपका ब्लड सैंपल है वो बाहर ना निकले। फिर आप उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेम एज जैसे हम कैपिलरी ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं कैपिलरी होल्डर की हेल्प से। और जो सेंट्रीफ्यूज का पार्ट है वो भी सिमिलर ही है। तो सेंट्रीफ्यूज करने से पहले हम पहले इसका वो जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट में यहाँ पे हमने क्या क्या लिया। ब्लड सैंपल लिया, आइदर आप कैपिलरी ब्लड ले लीजिए, फिंगर जैसे पे कहते हैं, या EDTA ब्लड ले लीजिए, दोनों सेम है। आपको माइक्रो पिपेट मतलब कैपिलरी जो सेंट्रीफ्यूज होल्डर्स हैं वो चाहिए विद द सेंट्रीफ्यूज। HCT रीडर चाहिए, जो मैंने कार्ड बताया एक आता है, ठीक है, माइक्रो HCD रीडर चाहिए। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपने क्या किया, कैपिलरी ब्लड में, जैसे सपोज ये कैपिलरी ट्यूब है तो आपने इसमें ब्लड ले लिया, आइदर कैपिलरी ब्लड लिया या आपने EDTA ब्लड लिया, पूरा फिल हो गया। फिल होने के बाद आपने नीचे से उसका एक सीरा जो है, एरिया जो है, उसको पैक कर देना है विद द हेल्प ऑफ एनी वैक्स और एनी टाइप ऑफ जेल जो रिएक्ट ना कर रहा हो स्पेशली, ठीक है। ज़्यादातर हम इसमें वैक्स का ही यूज़ करते हैं। एक वैक्स से हल्का सा ऐसे रब, जैसे सपोज ये वैक्स का है तो हल्का सा रब किया वो सील पैक्ड हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको होल्डर में रखना है, होल्डर में रखने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज पे सीधा डाल देना है। सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे क्या है, अब यहाँ सेंट्रीफ्यूज बहुत हाई है, वहाँ 3000 RPM पे लगा रहे थे, यहाँ आपका सेंट्रीफ्यूज जो है वो 13000 RPM है, प्लस माइनस 2000 का वेरिएशन चल जाता है, यानी 13 से 15,000 के बीच में आपको इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। और जो आपका टाइमिंग रहेगा वो आपका कोई चेंज नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूज आपका सेम रहेगा।
नेसेसरी है, इसमें कम से कम आपको 30 मिनट्स के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड बहुत कम होता है कैपिलरी के अंदर। 1 से 2 ड्रॉप में पूरी कैपिलरी जो है वो ऑलमोस्ट फिल हो जाती है। 25 से 50 माइक्रोलीटर ब्लड ही रहता है कैपिलरी, स्टैंडर्ड कैपिलरी ट्यूब में। तो आपका वहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है, तो आपको आरपीएम ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ 3000 4000 आरपीएम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 13,000 से 15,000 आरपीएम तक आपको रखना है। सेम आपको 30 मिनट्स के लिए करना है। जब आपका वो सेटल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट आरपीएम टाइमिंग का कवर हो जाएगा, फिर आपको वो कैपिलरी कार्ड रीडर जो है आपका, उसमें रीड करके जो वैल्यू आपकी आई है वो आपकी उस पर्टिकुलर सैंपल की पीसीवी या एचसीटी वैल्यू रहेगी। तो ये था आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। नॉर्मल रेंज आपकी मैंने बता ही दी है मेल फीमेल की परसेंटेज में। अगर हम बात करें क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है जो आप देख सकते हैं, इवेल्युएट क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली पैक्ड सेल वॉल्यूम से। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का अगर मैं बोलूँ तो अनीमिया डायग्नोस हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया डायग्नोस हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेफिशिएंसी डायग्नोस हो सकती है, और आपका इफेक्टिवनेस और ट्रांसफ्यूजन कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है वो भी चेक किया जा सकता है। अगर बात करूँ मैं केस ऑफ लोअर पीसीबी, यानी अगर पीसीबी कम है तो उस केस में क्या क्या चीज़ें हमें मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पीसीबी कम होने के। तो सबसे पहला आपका विटामिन की कमी होना, मिनरल की डेफिशिएंसी होना, यानी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी होना, अनीमिया हो सकता है, रीसेंट ब्लीडिंग हो सकती है। सपोज मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, उस केस में भी मेरा जो पीसीबी यानी एचसीटी है वो रिड्यूस होगा। मैगलेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी के केस में भी देखा गया है कि पीसीबी जो है वो लो आता है। बात करते हैं पीसीबी हाई, क्या ऐसी रेंज है जिसमें आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी आपका एचसीटी जो है वो हाई जाता है। डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है उस टाइम पे आपका पीसीबी जो है वो हाई जाएगा। पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है इस केस में आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। हाई एल्टीट्यूड्स पे आपका पीसीबी हमेशा हाई रहेगा। अब देखिए एक चीज़ याद दिलाऊं अगर मैं आपको, अगर आपने एचबी पढ़ा हुआ है और आरबीसी पढ़ा हुआ है, तो अगर आपका आरबीसी हाई है तो गारंटेड है आपका पीसीबी हाई होना चाहिए। अगर आपका आरबीसी नॉर्मल है तो उस केस में गारंटेड है आपका पीसीबी भी नॉर्मल होगा, कंडीशन है कि होगा ही होगा। अगर आपका एचबी नॉर्मल है तो आरबीसी नॉर्मल आएगा ही आएगा। बहुत कम, बहुत ऐसी रियर कंडीशंस हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, अदरवाइज सबका कोरिलेशन इसी तरीके से रहता है। तो ये लेक्चर पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ आप पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में बता पाएंगे, रेंज बता पाएंगे, मेथड के बारे में बता पाएंगे और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बता पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।